प्यारे बच्चों, एलजीआर स्टडी में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि गणित में अभी हम लोग जो है समांतर श्रेणी यानी कि एपी चैप्टर पढ़ाई कर रहे हैं। आपको मैं बता दूं कि आज जो है आपका प्रश्नावली 5.3 जो है वो 100% कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि कुल 5 क्वेश्चन ही इसका बाकी हैं। और ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है ऐसे क्वेश्चन हैं जो बच्चों को बहुत ज़्यादा समस्या होता है समझने में, लेकिन अगर आप आज के क्लास को शुरू से अंत तक देखते हैं तो ये 5 क्वेश्चन बहुत ही अच्छा तरीक़ा से आप लोगों को समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैं कुछ इस तरीक़ा से बताने का कोशिश करूँगा, पूरे डिटेल में बताऊँगा ताकि आप लोगों को ये समझ में आ जाए। और ये 5 क्वेश्चन कुछ पेचीदा भी है, लेकिन आप लोगों को आज की क्लास करने के बाद कभी भी इसमें कोई दिक्कत जो है नहीं आएगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। चीज़ों को सीखने समझने का जो है कोशिश कीजिएगा। और जितने बच्चे एलजीआर स्टडी ऐप डाउनलोड नहीं किए हैं तो ये दोनों ऐप ज़रूर जो है डाउनलोड कर लीजिएगा, आपके तैयारी के लिए बेहतर जो है। और ये जो जितने भी सुविधा हैं बिल्कुल फ्री में आपको इस वाले ऐप पर जो है मिल जाएगा। और पेड कोर्स इस वाला ऐप पर चल रहा है, तो जो लोग डाउनलोड नहीं किए हैं तो ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा। बात करेंगे हम आज जो है 16 नंबर क्वेश्चन से। 16 नंबर क्वेश्चन क्या है समझिए। बोला गया कि किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 7,000 रुपये की जो है राशि रखी गई है। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपये कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। क्या यह क्वेश्चन आपको ऐसे पढ़ने में समझ में आ जाएगा? कभी नहीं आएगा। देखिए मैं आपको समझा रहा हूँ कि इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है। तो देखिए कोई स्कूल है और उस स्कूल के 7 बच्चों को, कितने बच्चों को? 7 बच्चों को पुरस्कार देना है, क्योंकि उन लोगों ने अच्छा प्रदर्शन किया है शैक्षणिक रूप में। ठीक है, तो अब जानते हैं कि जो बच्चे अच्छा प्रदर्शन करते हैं उनको पुरस्कार यानी कि प्राइज मिलता ही मिलता है। तो स्कूल के कितने बच्चे को सिलेक्ट किया गया है? 7 बच्चों को 7 नगद पुरस्कार देने के लिए, यानी कि 7 बच्चों को ही पुरस्कार दिया जाएगा, ये आपको यहाँ पर बोला गया। और 7 बच्चों को पुरस्कार देने के लिए 700 रुपये की राशि रखी गई है, यानी कि 700 रुपया में ही सभी बच्चों को पुरस्कार देना है। तो आप बोलेंगे कि सर सभी बच्चों को 100 रुपया दे दीजिए, हल्का धीरे ठीक है, सभी बच्चों को 100 रुपया दे दीजिए। लेकिन भाई साहब ऐसा नहीं है, 7 बच्चों को 700 रुपया बांटना है, तो ये नहीं है कि आपको 100 रुपया क्या करना है, दे देना है। यहाँ पर एक कंडीशन लगा दिया है कि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपया कम है। सभी को एक जैसा पुरस्कार नहीं देना है। आप सभी जानते हैं कि टॉप 7 बच्चों को क्या किया गया है, सेलेक्ट किया गया है। तो जो फर्स्ट करा होगा उसको सबसे ज़्यादा मिलेगा, जो सेकंड होगा उसको उससे कम, जो थर्ड होगा उससे कम, और 7th वाले को सबसे कम पुरस्कार यहाँ पर मिलने वाला है। अब देखिए मेन चीज़ क्या कहा गया है उस पर आप ज़रा फोकस करने की कोशिश करेंगे। बोला गया कि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपया कम है। यानी कि मान लीजिए पहला बच्चा को, अगर जो फर्स्ट स्टूडेंट है उसको अगर 100 रुपया मिला, जो फर्स्ट स्टूडेंट है उसको अगर क्या मिला, 100 रुपया मिला, तो जो सेकंड बच्चा होगा उसको मात्र मिलेगा 80 रुपया, और उससे आगे वाले को मात्र 60 रुपया मिलेगा। क्यों? क्योंकि बोला कि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपया कम है। यानी कि अगर फर्स्ट को देंगे 100 रुपया तो उससे आगे वाले को देंगे 80, यानी कि 20 कम देंगे, उससे आगे वाले को 60 ही देंगे, उससे आगे वाले को 40 देंगे, और ऐसे करते करते 7 बच्चों तक हम पहुँचेंगे। तो कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों को? ऐसा ही सिस्टम है ये। तो आप देख सकते हैं कि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले वाले से 20 कम है। जैसे 80 अपने से पहले वाले से 20 कम है, 60 अपने से पहले वाले जो 80 है उससे 20 कम है, जो अगला 40 है वो अपने से पहले वाले से 20 कम है। ऐसा ही इसमें बोला गया है। मतलब पहला बच्चा को जितना दिया गया उससे 20 कम दूसरा बच्चा को दिया गया होगा, उससे 20 कम तीसरा बच्चा को, और तीसरा बच्चा को जितना दिया गया उससे 20 कम चौथा बच्चा को, और ऐसे 20 कमाते कमाते आपको जाना है कहाँ तक? तो आपको जाना है
मतलब 7 बच्चों तक, ये चीज़ें हैं। अब हम आशा करते हैं कि आप लोग जो है कुछ हद तक बातें जो है समझ पाए होंगे। अब हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, जो दिया गया है उसको लिखेंगे। तो जब हम इस तरह के क्वेश्चन को हल करने के लिए जाएंगे तो हम क्या करेंगे, जो दिया गया है पहले उसको क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं। दिया गया है, दिया गया है। आपको यहाँ पर अगर क्वेश्चन में देखिएगा तो निकालने के लिए क्या बोला गया है उस पर भी फोकस करना होगा। तो हम पहले लिख लेते हैं दिया गया है। देखिए तो आपको क्या बोला गया, प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। आपको बताना है कि पहला बच्चा को कितना रुपया मिला होगा, दूसरा बच्चा को कितना रुपया मिला होगा, तीसरा को कितना मिला होगा, चौथा को कितना मिला होगा और पाँचवा को कितना, और इस तरह से 7 बच्चों को कितना कितना रुपया मिला, ये निकालने के लिए बोला गया है, जबकि कुल राशि 700 है। तो क्या क्या दिया गया है पहले हम वो लिख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे दिया गया है n बराबर 7, n यानी कि 7 बच्चों को देना है। तो इस तरह के 7 टर्म होंगे, 7 पद होंगे, तो पदों की संख्या हो गई 7, यानी कि n का मान आप यहाँ पर बोल सकते हैं कि 7 है। एंड डी भी आप बोल सकते हैं, डी का मान बोल सकते हैं -20। बोलिए सर -20 क्यों, क्योंकि यहाँ पर अब आप ध्यान लगाइए, बोला गया है कि प्रत्येक अगला बच्चा को जो है पिछले बच्चे से 20 रुपया कम मिलेगा। तो अगर अगला 80 है मान लीजिए, पहला 100 है, तो उसके आगे वाला को मिलेगा 80, उसके आगे वाले को 60, उसके आगे वाले को 40। सिस्टम अगर ऐसा है, ये हम एक्यूरेट वैल्यू नहीं बता रहे हैं, मान रहे हैं कि हाँ ऐसा। तो अगर इस वाले एपी में आप डी निकालिएगा तो कितना मिलेगा, 80 - 100, यानी कि आप बोल सकते हैं -20, क्योंकि घटते क्रम में है एपी। तो जो एपी घटते क्रम में हो उसका आपको पता होना चाहिए कि डी का मान माइनस में होता है। तो डी बराबर -20 क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर बोला ही गया था कि जो प्रत्येक पुरस्कार है अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 कम है, यानी कि आगे आगे जितना बढ़ेंगे उतना 20 घटता जाएगा। तो डी का मान हमें माइनस में मिलेगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर देख चुके हैं कि एन और डी का मान आपको दे दिया गया है, और एक चीज़ और दिया गया है, कुल रुपया, यानी कि सभी पदों का योग। इस 700 में से ही सभी 7 बच्चों को बांटना है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 700 आपको दिखाई दे रहा है वो 7 बच्चा के पुरस्कार का योग है, 7 बच्चा के पुरस्कार का योग है, यानी कि ये SN है। तो लिखेंगे एवं एक चीज़ और दिया गया है, यहाँ पर क्या दिया गया है, तो एवं SN भी हमें दे दिया गया है 700। SN भी क्या कर दिया गया है, 700 दिया है। तो ये 3 चीज़ आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। ये हम सिस्टम इस तरह से क्यों बना रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि इसको AP के कंसेप्ट से बनाना है। अब दूसरी बात है, आपको पुरस्कार का मान ज्ञात करना है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा ... 7वां बच्चे को कितना कितना रुपये मिला, इसके लिए आपको पहले ए और डी पता करना होगा। तो डी तो क्वेश्चन में दिया गया है, ए नहीं दिया गया है। तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, ए निकालना होगा, तब आप 7 नगद पुरस्कार का मान बता सकते हैं। तो हम ए आराम से पहले निकाल लेंगे। जो SN है, आप इसका सूत्र जानते हैं, SN का सूत्र, SN का सूत्र होता है n/2 × 2a + n-1 और इंटू डी, और ये 700 के बराबर है। किसके बराबर है, 700 के बराबर है। फिर आप देखिए ध्यान से, तो n का मान आपके क्वेश्चन में 7 दिया गया है, बट्टा में 2 है तो 2 लिख लेंगे, और फिर ये 2a जो है वो 2a ही रहेगा, क्योंकि a का मान मुझे पता नहीं है। फिर n का मान यहाँ पर 7 - 1 करेंगे, और d का जो मान है वो -20 यहाँ पर लिखना ही होगा। ठीक, फिर दाहिने आप देख लीजिए, जो 700 है वो क्या करेंगे, 700 लिखेंगे। फिर क्या करेंगे, आप देखिए यहाँ पर जो 7/2 है वो लिख लीजिए। फिर पोस्ट जैसे था वैसे ही आप लिखेंगे, 2a है तो 2a लिखेंगे, प्लस है तो आप प्लस लिखिए। यहाँ पर 7 में से आप अगर 1 घटाते हैं तो क्या मिलेगा, 7 में से 1 घटाइएगा तो आपको मिलेगा 6, और फिर गुना करना है इसको -20 से, -20 से गुना करना है। फिर दाहिने में आपको 700 है तो वो 700 लिख दीजिए। देखिए मैं आपको एकदम स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, ताकि मतलब कभी भी आप कॉपी खोले तो कभी भी आपको समझ में आ सकता है। एक काम हम यहाँ पर करेंगे, जो 7/2 है इसको दाहिने भेजेंगे,
तो आप बाएं साइड में देखिए कि ये 2a जो दिखाई दे रहा है उस 2a को लिख लीजिए। फिर आप बोलिए कि 20 को 6 से गुना करेंगे तो 6 दूना 12 यानी कि 120 होगा। एंड बिल्कुल 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 हाँ 100 यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा 20 मिलेगा, लेकिन -120 मिलेगा, -120 मिलेगा। यहाँ पर जब आप 6 को 20 से गुना कीजिएगा तब दाहिने में आप देख सकते हैं कि 700 है। दाहिने में कितना है 700। और अगर आप 7/2 को दाहिने भेजिएगा तो यहाँ पर गुना के रूप में है 7/2, दाहिने जाएगा तो सॉरी भाग होगा, फिर भाग को आप गुना में बदलेंगे, भाग को आप किस में बदलेंगे गुना में, तो 2 चला जाएगा ऊपर और 7 आ जाएगा नीचे। इससे हमें मिलेगा एक बहुत ही बड़ा वाला फ़ायदा कि 7 से 700 को भाग दीजिएगा तो यहाँ पर मिल जाएगा 100। अब आप आगे अगर बढ़ते हैं तो क्या मिलेगा यहाँ पर ध्यान लगाइएगा। जो 2a है आप उसको 2a लिखिए, दाहिने में आपके पास है प्यारे बच्चों 100, दाहिने में आपके पास कितना है 100 है। और आप एक काम कर लीजिए 100 गुने 2 है ना भाई, 100 गुने 2 है तो आप 120 लिख सकते हैं। 100 गुने 2 है तो 200 लिख दीजिए ना, 1 मिनट रुक जाइए, ये 100 नहीं आप लिख करके 200 लिख दीजिए, क्योंकि देख लीजिए 100 को इस 2 से गुना कीजिएगा, ऊपर में 100 को 2 से गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 200, 100 को 2 से तो 200 हो गया। फिर ये -120 जो है दाहिने जाएगा तो +120 हो जाएगा। इसी के साथ आप जब आगे बढ़िएगा तो 2a बराबर कितना होगा 2 1 320 होगा, कितना होगा 320 होगा। एंड अब आपको a का मान निकालना है तो लिखेंगे इसीलिए a बराबर कितना होगा 320 और 2 गुना के रूप में है तो बट्टा में 2 आ जाएगा। एंड 2 से अब आप भाग दे दीजिए ऊपर, 2 से 320 में भाग दीजिएगा तो 16 दूना 32 यानी कि 160 मिल जाएगा। तो आपको हम सीधा सीधा बता सकते हैं कि यहाँ पर जो है a का मान मिल गया मुझे। a का मान कितना मिला, तो a का मान मिल गया 160। अब a का मान अगर आपको मिल चुका है यानी कि पहला पुरस्कार का मान मिल चुका है, प्रथम पुरस्कार का मान मिल चुका है। a यानी कि A1 का मान आपको मिल चुका है। तो अब आप आगे ये दूसरा पुरस्कार का मान, तीसरा पुरस्कार का मान, चौथा पुरस्कार, देखिए पहला पुरस्कार क्या था AP के प्रथम पद, दूसरा पुरस्कार क्या था AP का दूसरा पद, तीसरा पुरस्कार AP का तीसरा पद और इस तरह से सातवां पुरस्कार AP का सातवां पद होगा। तो अगर पहला पुरस्कार का मान मिल गया इसीलिए हम दूसरा पुरस्कार जिसको AP का दूसरा पद कहेंगे यानी कि A2 कहेंगे वो आराम से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर A2 निकालेंगे, A2 क्या है दूसरा पुरस्कार है। तो A2 का सूत्र होता है A + D, A प्लस क्या होता है प्यारे बच्चों D होता है। A का मान अभी जस्ट आप 160 निकाले हैं और D का मान है -20, D का मान -20 है तो कितना होगा, तो सर ये 140 होगा। और बिल्कुल सही बात है, पहला देखिए 160 दूसरा 140 यानी कि पहला जो है दूसरा से 20 ज़्यादा है, यानी कि आगे वाले को दूसरा नंबर वाले को 20 रुपया कम मिल रहा है। A2 निकाल लिया आपने, इसी तरह से A3 निकालिए, A4 निकालिए, A7 तक आपको निकालना होगा। लिखेंगे A3 यानी कि तीसरा पुरस्कार का मान, A3 क्या है A + 2D होता है। A तो भाई साहब आपको 160 मिला था, प्लस में 2D 2 गुने D का मान -20। अब क्या होगा देख लीजिए आप यहाँ पर एक बार, मैं आगे या फिर यहीं पे सॉल्व कर देता हूँ नीचे में, यहाँ लिख देता हूँ। देखिए क्या होगा, ये 160 तो आपका 160 है, माइनस हो जाएगा 20 दूना 40, 20 दूना कितना 40, तो ये 120 मिलेगा। तीसरे बच्चे को कितना मिलेगा 120 रुपया मिलेगा। इस तरह से चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां का निकालना होगा। A4 निकाल लीजिए यानी कि चौथा पुरस्कार का मान निकाल लीजिए। चौथा पुरस्कार मतलब क्या होगा समझिएगा, A4 का सूत्र होता है A + 3D। मान बताइए, A का मान 160 प्लस 3 गुने D, D का मान -20 क्या होगा बताइए, तो सर 160 और फिर क्या होगा माइनस करेंगे 20 × 60, तो
यहाँ पर वैल्यू मिल रहा है 100, मतलब 100 से बच्चे को 100 मिला। फिर आप A5 निकाल लीजिए, यानी कि 5वां पुरस्कार का मान निकाल लीजिए। तो A5 का वैल्यू कितना होगा, तो A5 का वैल्यू हो जाएगा A प्लस यहाँ पर 4D, A प्लस 4D। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, ये कर लीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो देखिए A क्या है, 160 है, प्लस 4 गुने D का मान 20, कितना हो जाएगा सर 160, तो 160 रहेगा, माइनस 4, ये भाई साहब 20 है, जीरो डालना यहाँ पर है। तो 20 चौके हो जाएगा 80 आपका, 20 चौके 80 हुआ, 160 में से 80 घटाइएगा तो आपको मिलेगा 80। इसी तरह से आप छठा पुरस्कार का मान पता कर लीजिए। तो A प्लस 5D, A प्लस 5D, A का मान 160 प्लस 5D का मान आपका हो जाएगा माइनस 20। फिर आप आगे बढ़िए तो 160 जो था वो तो रहेगा ही रहेगा, और माइनस 20 पंचे 100, तो यहाँ पर मिल जाएगा आपको 60। और लास्ट 7वां पुरस्कार का मान निकाल लीजिए। 7वां पुरस्कार होगा A प्लस 6D, A प्लस 6D होगा, तो A का मान 160 और प्लस 6 गुने D का मान माइनस 20 हो जाएगा। फिर आगे जब आप बढ़ेंगे 160 माइनस 6 दूना 12 यानी कि 120, तो आपको मिल जाएगा 40, यानी कि 7वां बच्चा को मात्र 40 रुपया ही मिलेगा। तो लिखेंगे इसीलिए प्रत्येक पुरस्कार का मान बराबर, इसीलिए प्रत्येक पुरस्कार का मान, प्रत्येक पुरस्कार का मान। अब देखो प्यारे बच्चों, प्रत्येक पुरस्कार का मान आपको बताना है। पहला पुरस्कार 160 था, दूसरा 140 था, इसी चीज़ों को आपको लिखना है। तो 160 140 एंड इस तरह से तीसरा चौथा से लेके 7वां तक लिखना है। तो 160, दूसरा हो गया 140, तीसरा हो गया 120 आप देख सकते हैं, चौथा है 100, 5वां यहाँ पर आप देख सकते हैं 80, छठा 60 और 7वां 40। तो यहाँ पर 80 होगा, 60 होगा एंड 40, ये आपके क्या हो गए भाई साहब, तो पुरस्कार का वैल्यू हो गया। किसका वैल्यू हो गया, पुरस्कार का वैल्यू हो गया। यही आपका फाइनल आंसर होगा। अच्छा एक मिनट, छठा 40 20 160, एक मिनट, 7 बच्चों को देना है। 3 4 5 6 7 बच्चों का तो हो गया। तो फिर दिक्कत क्या है, 1 2 3 4 5 6, एक मिनट रुक जाइए, तीसरा आ रहा है प्रॉब्लम, देख लीजिए। ये फर्स्ट बच्चे का है, ये सेकंड बच्चे का है, तो 2 बच्चों का हो गया। ये हो गया तीसरा, ये चौथा, 5वां, छठा और 7वां, ठीक तो है। 60, चलो ठीक है, ये मस्त चीज़ है। तो आपको समझ में आ गया होगा। एक मिनट रुक जाओ भाई, एक मिनट। अब आप एक काम कर भी सकते हैं, सभी को जोड़ दीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि 700 मिला कि नहीं मिला। तो देख लीजिए, आप जोड़ करके देख लीजिए, 16 और 14 कितना होगा, 30 होगा। 30 और 12 42 और 10 52, 52 8 कितना हुआ, तो 52 8 सर हो गया 60, 6 66 और 4 70 हुआ कि नहीं, यानी कि 700 पूरा कि नहीं पूरा। तो बिल्कुल ठीक है, आपको बोला गया था कि प्रत्येक पुरस्कार को मतलब 700 में ही बांटना है। तो आप देख सकते हैं कि बिल्कुल जो है 700 पूर्ण भी रहा है, सभी को जोड़ते हैं तो अगर देखा जाए फाइनली तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके चलिए अब हम बढ़ेंगे आगे अगले क्वेश्चन के ऊपर, ध्यान दीजिएगा। 17 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। आप लोग भी सोच सकते हैं कि कोई स्कूल है मान लीजिए, तो बच्चा लोगों ने सोचा कि इसके अंदर क्या किया जाए, पेड़ वगैरह लगाया जाए। तो पेड़ लगाने का बच्चों ने क्या करा, सोचा। तो इससे क्या होगा, वायु प्रदूषण कम हो जाएगा। अंदर और बाहर दोनों जगह पेड़ लगाना है, मान लीजिए कि बाहर में भी स्कूल में पेड़ लगाना, ठीक है।
यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग, कक्षा मतलब क्लास और अनुभाग मतलब सेक्शन, अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। यानी कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। उदाहरणार्थ जो है, कक्षा 1 का एक अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा, कक्षा 2 का एक अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा, कक्षा 3 का एक अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा, इत्यादि इसी तरह से। और ऐसा कक्षा 12 तक के लिए चलता रहेगा। यानी कि क्लास 1 से क्लास 12 तक है इस स्कूल में। और एक बात बोल दिया गया कि प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग है, यानी कि सभी क्लास में 3 अनुभाग का मतलब है कि 3 सेक्शन है, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। क्लास 1 में भी 3 सेक्शन, क्लास 2 में भी 3 सेक्शन, क्लास 3 में भी 3 सेक्शन, और इसी तरह से सभी क्लास में 3-3 सेक्शन हैं। ये भी आपको बता दिया गया। इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या कितनी होगी, कुल पेड़ों की संख्या कितनी होगी, ये आपको बताना है। तो देखिए, यहाँ पर हम मानते हैं कि अभी तक आपको क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आया होगा तो मैं फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ। बोला गया कि निर्णय लिया गया बच्चों के द्वारा, क्योंकि बच्चे ही पेड़ लगाने वाले हैं, निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। जैसे कि अगर क्लास 1 है, क्लास 1 में 3 सेक्शन है। क्लास 1 में कितने सेक्शन हैं? 3 सेक्शन है। तो क्लास 1 में 3 सेक्शन है, तो सेक्शन ए भी 1 पेड़ लगाएगा, सेक्शन बी भी 1 पेड़ लगाएगा और सेक्शन सी भी 1 पेड़ लगाएगा। इसी तरह से क्लास 2 वाले भी क्या करेंगे? क्लास 2 वाले आपको बताना चाहिए, क्लास 2 में भी 3 सेक्शन है, तो ये अपने कक्षा के संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। तो इसके कक्षा का संख्या है 2। यहाँ पर बोल ही दिया गया है प्रत्येक अनुभाग जो है अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। यानी कि क्लास 2 वाले प्रत्येक सेक्शन वाले 2-2 पेड़ लगाएंगे। क्लास 2 का सेक्शन ए भी 2 पेड़ लगाएगा, क्लास 2 का सेक्शन बी भी 2 पेड़ लगाएगा और क्लास 3 का सेक्शन सी भी 2 पेड़ लगाएगा। तो इस तरह की सिस्टम यहाँ पर जो है रखा गया है। क्या है? सिस्टम रखा गया है। एक उदाहरण मैं आपको और बता देता हूँ क्लास 3 के बारे में। क्लास 3 में भी 3 सेक्शन है, यानी कि सभी क्लास में 3-3 सेक्शन है। तो क्लास 3 का जो ए सेक्शन होगा वो भी 3 पेड़ लगाएगा, क्लास 3 का बी सेक्शन भी 3 पेड़ लगाएगा और क्लास 3 का सी सेक्शन भी 3 पेड़ लगाएगा। ऐसा सिस्टम बनाया गया है। तो यदि जो है यहाँ पर बोला गया, क्योंकि मतलब देखिए, और 3 अनुभाग है ये भी आपको जो है बता दिया गया, यानी कि प्रत्येक कक्षा में 3 अनुभाग है, एक अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा। यदि और कक्षा ये चलती है और प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग है, ये तो पहले ही बता दिया गया। उसी के कारण से तो सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी का मैं बात कर रहा था, क्योंकि सभी कक्षा में 3-3 सेक्शन हैं। तो आप बताइए कि क्लास 1 वाले ने कितना पेड़ लगाया? तो आप बोलेंगे सर 3 पेड़ लगाया। क्लास 2 वालों ने कितना पेड़ लगाया? तो 2, 2, 4, 2, 6 पेड़ लगाया। क्लास 3 वालों ने कितना पेड़ लगाया? तो बोलेंगे 3, 3, 6, 3, 9 पेड़ लगाया। और इसी तरह से क्लास 12 वाले भी क्या करते जाएंगे? आगे बढ़ते जाएंगे। तो हम यहाँ पर बच्चों के द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या का एपी लिख लेते हैं। सबसे पहले लिखेंगे, जब हम हल करने के लिए जाएंगे तो सबसे पहले बच्चों के द्वारा लगाए गए पेड़ की संख्या का हम क्या करेंगे? एपी। ठीक है, बच्चा नहीं बोल करके छात्र बोल देते हैं। विद्यार्थी बोला है तो आप विद्यार्थी भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं? छात्रों या फिर विद्यार्थियों द्वारा लिखेंगे विद्यार्थियों द्वारा क्या लिखेंगे? विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए
पेड़ों की संख्या, पेड़ों की संख्या का एपी, संख्या का एपी हम पहले बना लेते हैं, संख्या का एपी क्या कर लेते हैं, हम बना लेते हैं। तो अब आप यहाँ पर बताइएगा कि क्लास 1 वालों ने कितना पेड़ लगाया होगा। चूँकि क्लास 1 के कक्षा का संख्या 1 है तो सेक्शन ए वाले 1 पेड़ लगाएंगे, सेक्शन बी वाले भी 1 पेड़ लगाएंगे और सेक्शन सी वाले भी 1 पेड़ लगाएंगे। क्यों? क्योंकि इसके कक्षा का संख्या 1 है, कक्षा के संख्या के बराबर ही प्रत्येक सेक्शन पेड़ लगाएंगे। तो क्लास 1 वालों ने कितना पेड़ लगा दिया, कुल 3। तो क्लास 1 वालों ने 3 पेड़ लगाया। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्लास 2 वालों ने कितना पेड़ लगाया, तो क्लास 2 वालों के कक्षा का संख्या 2 है, यानी कि सभी सेक्शन 2-2 पेड़ लगाएंगे। सेक्शन ए भी 2 पेड़ लगाएगा, सेक्शन बी भी 2 पेड़ लगाएगा और सेक्शन सी भी 2 पेड़ लगाएगा। तो 2 तिया 6 पेड़ लगा दिया क्लास 2 वालों ने। इस तरह से क्लास 3 वालों का बताइए। तो क्लास 3 वालों के जो कक्षा की संख्या है वो है यहाँ पर 3, और क्वेश्चन में बोला ही गया है कि अपनी कक्षा के संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। तो 3 है इसके कक्षा का संख्या, तो सेक्शन ए भी 3 पेड़ लगाएगा, सेक्शन बी भी 3 पेड़ लगाएगा और सेक्शन सी भी 3 पेड़ लगाएगा। तो कुल मिला के 3 तिया 9 पेड़ हो गया। कितना पेड़ हो गया, 9 पेड़। और इसी तरह से सिस्टम चलता रहेगा। कहाँ तक जाएगा, क्लास 12 तक जाएगा। तो क्लास 12 वाले कितना पेड़ लगाएंगे बताइए, ए सेक्शन, बी सेक्शन और सी सेक्शन। तो क्लास 12 है तो सेक्शन ए भी 12 पेड़ लगाएगा, सेक्शन बी भी 12 पेड़ लगाएगा और सेक्शन सी भी 12 पेड़ लगाएगा, क्योंकि कक्षा के संख्या के बराबर पेड़ लगाना है। तो 12 या 36 पेड़ हो गया। यहाँ पर इन लोगों ने टोटल 36 पेड़ लगा दिया। तो यहाँ पर अब हमें मिल चुका है एपी। अब कुछ नहीं करना है, कुल पेड़ों की संख्या कितनी होगी ये बताना है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे प्यारे बच्चों, आप ध्यान से देखिएगा। इसके लिए हम सीधा काम करेंगे ये कि जो ये चीज़ें हैं, मतलब एपी तो मिल गया ना, अब इसी एपी का योग निकाल लेंगे। इसी एपी का क्या निकाल लेंगे, योग निकाल लेंगे। आराम से आपको आंसर मिल जाएगा। तो जब हम यहाँ पर सॉल्व करने, हमारा काम है SN निकालना। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, एपी के हेल्प से आपको ए का मान मिल गया 3। आप डी का मान भी निकाल सकते हैं, 6 - 3 यानी कि A2 - A1। तो यहाँ पर ये भी 3 मिल गया। और बात किया जाए एन का मान, तो एन का मान भी इसमें 12 है और AN का मान भी आपको इस वाले क्वेश्चन में दिख रहा है 36। AN का मान यानी कि अंतिम पद का जो मान है वो भी आपको यहाँ पर क्या हो रहा है, दिख रहा है, क्योंकि मैंने उस तरह का ही एपी तैयार किया है। तो आपको इस एपी के सभी पदों का योग निकालना है। तो लिखेंगे इसीलिए SN बराबर, क्या लिखेंगे, SN बराबर, SN का सूत्र प्यारे बच्चों क्या होता है, तो SN का सूत्र होता है N/2 इंटू 2A ना दे करके N/2 इंटू A + AN वाले फार्मूला से बना लेंगे। A + AN वाले फार्मूला से क्या करेंगे, बनाएंगे A + AN, क्योंकि इतना मेहनत करके हम निकाले हैं सर जी। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, n का वैल्यू 12, तो 12 बट्टा यहाँ पर होगा आपका 2 इंटू A। तो A का मान हो जाएगा आपका 3 + AN, तो AN का मान है 36। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर क्या मिलने वाला है आपको। तो सीधी सी बात है, आप यहाँ पर ये कर दीजिए, 2 से 12 को भाग दीजिएगा तो ये 6 मिल जाएगा। अब आप आगे देखिए, तो ये 6 है, ये 6 लिख लीजिए। कोष्ठ के अंदर 36 और 3 हो जाएगा आपका 39। कितना हो जाएगा, 6 3 9 यानी कि 39 हो गया। 39 में आप 36 जोड़ेंगे नहीं भाई साहब, उसको गुना करेंगे। जोड़ेंगे नहीं, क्या करना होगा यहाँ पर, इसको गुना करना होगा, क्योंकि कोष्ठ हटाते हैं तो गुना आता है। क्या आता है, गुना। अब आप 36 को 39 से गुना कर लीजिए। गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए 9 छाके 54, 9 छक्के 54 का 4 हो जाएगा हासिल 5, 3 छक्के 18, 3 छक्के 18 और 5 8 5 13 यानी कि 23 हो जाएगा। यही आपका फाइनल आंसर है। बोलेंगे क्या कमाल है सर जी, इतना भारी क्वेश्चन इतना छोटा में बन गया। बिल्कुल, आप अगर कोशिश करें तो कुछ भी बड़ा से छोटा हो सकता है। यानी कि क्लास 1 से क्लास 12 तक के सभी बच्चों ने टोटल
234 पेड़ लगाया। समझ सकते हैं भाई साहब, एकदम ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन मिलेगा इन लोगों को, क्योंकि 234 पेड़ कम नहीं होता है, बहुत ही ज़्यादा होता है। तो आपने ये क्वेश्चन समझा। अब हम प्यारे बच्चों चलेंगे आपके 18 नंबर क्वेश्चन पर। 18 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ध्यान लगाइएगा। देखिए कि केंद्र ए से आरंभ करते हुए, यहाँ पर इसको केंद्र ए माना गया है, इसको केंद्र क्या किया गया है, माना गया। इस फिगर को देखिएगा आप लोग, ठीक है। तो वही बोला कि केंद्र ए से आरंभ करते हुए बारी बारी से ए और बी को लेकर, बारी बारी से केंद्रों ए और बी को लेते हुए त्रिज्या 0.5 cm, 1.0 यानी कि 1 cm, 1.5 cm, 2.0 cm वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल बनाया गया है। यानी कि देखिए केंद्र ए को पहले क्या किया, केंद्र माना, और केंद्र ए को केंद्र ए को केंद्र मान करके एक अर्धवृत्त बनाया गया। फिर अगली बार बी को केंद्र माना और बी को केंद्र मानते हुए अर्धवृत्त बनाया। बी को केंद्र मानते हुए क्या किया, अर्धवृत्त बनाया। और फिर यहाँ से एक अर्धवृत्त इधर की ओर बनाया, फिर एक अर्धवृत्त इधर की ओर बनाया गया, आधा आधा वृत्त बनाया जा रहा है। और इस तरह से एक जो है ना ये सर्पिल बन के तैयार है। अब बोला गया जैसा कि आकृति 5.4 में दर्शाया गया है, हमने आकृति आपको दिखाई दिया। 13 क्रमागत कितने भाई साहब हुए, तो इस तरह के 13 अर्धवृत्त बने हुए हैं, 13 अर्धवृत्त बने हुए हैं। यहाँ देखा जाए तो 1 2 3 4 इस तरह कितने हो गए, 13 हो गए। 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई क्या है। ये जो आपको घुमावदार सिस्टम दिख रहा है, इसका कुल लंबाई आपको बताना है। इसका कुल लंबाई क्या करना है, बताना है। पाई का मान 22/7 लीजिए, ऐसा बोला गया है। तो ये क्या तरह से, ये एक तरह से परिधि है भाई साहब, क्या है, परिधि है। और चूंकि ये पूर्ण वृत्त नहीं है, अर्धवृत्त है। ये क्या है, अर्धवृत्त है। तो अर्धवृत्त का परिधि हम क्या करेंगे, निकालेंगे यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन में। तो चलिए हम शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। इसमें आप देखिएगा ध्यान से, तो इसका जो त्रिज्या है ना, वो एक एपी का निर्माण कर रहा है। त्रिज्या क्या कर रहा है, एपी का निर्माण कर रहा है। तो हम यहाँ पर जो त्रिज्या है उसका एपी जो बन रहा है, वो हम यहाँ पर क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ। जब हम हल करने के लिए जाएंगे तो जो यहाँ पर एपी है लिखेंगे यहाँ एपी बराबर यहाँ एपी जो त्रिज्या है उसको हम एपी मान लेते हैं। तो त्रिज्या कितना है सर जी, पहला है आपका 0.5, दूसरा है 1.0, तीसरा 1.5, दूसरा है अगला जो है मतलब हाफ बढ़ाता जा रहा है। पहला है 0.5, फिर दूसरा है 1.0, फिर तीसरा है 1.5, फिर अगला है आपका 2 है, वो कितना है 2 है। और ये सब 13 तक जाएगा, कहाँ तक जाएगा, 13 तक जाएगा। ये 2.0 का मतलब 2 ही होता है। और ये त्रिज्या है, सभी अर्धवृत्त का क्या है, त्रिज्या है। तो ये एक एपी मिला। इस एपी के मदद से हम ए और डी निकाल सकते हैं। और एन का मान तो ऐसे ही 13 दिया गया है। और फिर पूरे परिधि का योग हम निकालेंगे। तो उसके लिए आपको त्रिज्या पहले निकालना होगा, और त्रिज्या निकालने के बाद आप परिधि निकालेंगे। तो हम चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पर एपी इतना है, तो इसीलिए आप यहाँ पर ए का मान निकाल सकते हैं। तो ए का मान आपको यहाँ पर मिल सकता है 0.5। आप डी भी इस एपी के मदद से निकाल सकते हैं। डी कितना होगा, 1.0 में से घटाइएगा 0.5, तो वो डी कहलाएगा। यानी कि 1 में से आधा घटाइएगा तो आधा ही होगा। फिर आप ए और डी निकाल लेने के बाद यहाँ पर बोल सकते हैं कि एन का मान भी मुझे दिया गया है 13। क्यों भाई साहब, एन का मान 13 कहाँ से आ गया, तो देख लीजिए, बोला गया है कि कुल 13 क्रमागत
अर्धवृत्त से बने, यानी कि अर्धवृत्त कितने बन रहे हैं, ये कितने अर्धवृत्त बन रहे हैं, तो 13 अर्धवृत्त बन रहे हैं। तो इस 13 अर्धवृत्त का जो परिधि है n का मान यहाँ पर तो 13 होगा ही होगा। अब हम क्या करेंगे, त्रिज्या का योग निकालेंगे, सभी त्रिज्या का योग निकालेंगे। तो आपको सीधा सीधा इस AP में SN निकालना है, तो लिखेंगे इसीलिए SN बराबर क्या निकालेंगे, SN बराबर SN का जो सूत्र होता है प्यारे बच्चों आपको पता होना चाहिए, वो होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d होता है। इसमें वैल्यू बैठाइए, आंसर पाइए। n का मान 13 था तो 13 लिखेंगे, 13 बट्टा हम कर देंगे यहाँ पर 2। बिल्कुल ठीक है, 1 मिनट, चलो ठीक है करते जाइए, आप आगे आगे करते जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। कोष्ठ के अंदर देखिए 2 गुने a लिखना है, a का मान है 0.5, ठीक है, प्लस है तो हम प्लस लिख लेंगे। n का मान आपके पास 13 है, 13-1 करेंगे, और d का जो मान है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 0.5 निकाले हैं आप, t का मान 0.5। इस कोष्ठ को बंद कर दीजिए, सॉल्व करते हुए आप बढ़ जाइए आगे। सॉल्व करते हुए आगे बढ़ेंगे तो 1 मिनट, बिल्कुल ठीक है, करते चलिए। जो 13/2 है वो 13/2 रहेगा ही रहेगा। कोष्ठ के अंदर देखिए एक बार फिर से, तो 0.5 को 2 से गुना कीजिएगा तो प्यारे बच्चों ये हो जाएगा 1, क्योंकि 2 को आधा से गुना कीजिएगा तो 1 हो जाएगा। वैसे भी देख सकते हैं कि 2 पंचे 10, और 10 1 के बाद 0 लगाइएगा तो वो 1 ही होगा। फिर प्लस है तो हम यहाँ पर प्लस लगा लेंगे, 13 में से 1 घटाएंगे यहाँ पर तो मिलेगा 12, और 12 को 0.5 से गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 6। कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। आशा करते हैं कि ये बात आप समझ पाए होंगे। फिर हम आगे कुछ कारनामा करने वाले हैं, तो यहाँ पर देखिएगा, या अब आप देख सकते हैं कि 13/2 जो है वो आप 13/2 लिख लीजिए, एंड बिल्कुल ठीक है। कोष्ठ हटाइएगा तो गुना आएगा, और 6 1 7 हो जाएगा, 6 1 7। ये क्या मिला, अगर हम इसको यहाँ पर ही रोकते हैं तो ये क्या मिला, ये परिधि त्रिज्या का योग है, यानी कि यह त्रिज्या है, यह क्या है, त्रिज्या है, यह त्रिज्या है, ठीक है। तो यहाँ पर 1 मिनट रुकिएगा आप लोग, 1 मिनट। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि ये 13/2 गुने 7 त्रिज्या है, हमने त्रिज्या का योग निकाले, यानी कि त्रिज्या हम लोगों ने निकाल लिया है। और आपको यहाँ पर निकालने के लिए बोला जा रहा है 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई। तो आप बताइए, सर्पिल यहाँ से यहाँ हुआ, एक अर्धवृत्त हुआ, तो ये क्या कहलाती है, परिधि कहलाती है। ये क्या कहलाती है, परिधि। फिर यहाँ से यहाँ अर्धवृत्त बना, तो ये क्या है, परिधि है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि ये जो गोला होती है तो ये होता है परिधि। इसको यहाँ से बीच से काट देंगे तो ये कहलाएगा अर्धवृत्त का परिधि। चूँकि आप सभी जानते हैं कि वृत्त का परिधि 2πr होता है, तो यहाँ पर आपको अर्धवृत्त का परिधि निकालना है। अर्धवृत्त का परिधि निकालने के लिए इसमें 2 से भाग दे देते हैं तो πr हो जाता है। अर्धवृत्त का परिधि निकालने के लिए 2 से भाग दे दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, ये πr हो जाएगा। कितना हो जाएगा, πr। तो πr का मान आपको निकालना है, चूँकि यहाँ पर ये r आपको मिल चुका है। ये जो भी चीज़ है इसको हम बोल देते हैं r। ये क्या है, ये जो भी चीज़ क्या है, ये r ही है, मतलब त्रिज्या है। तो इसीलिए आपको क्या निकालना है, परिधि निकालना है। क्या निकालना है, त्रिक्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई। क्या निकालना है, सर्पिल की कुल लंबाई निकालना है। तो लिखेंगे इसीलिए सर्पिल की कुल लंबाई, 13 क्रमागत वृत्तों से बने सर्पिल की कुल लंबाई। चलो ठीक है, तो लिखेंगे इसीलिए सर्पिल की कुल लंबाई बराबर, यहाँ पर लिख देते हैं, लिखेंगे इसीलिए सर्पिल की कुल लंबाई बराबर, सर्पिल की कुल लंबाई बराबर।
तो लंबाई, कुल लंबाई क्या होगा, अर्धवृत्त का परिधि, और अर्धवृत्त का परिधि होता पाई आर। पाई का वैल्यू प्यारे बच्चों आप सभी जानते हैं 22/7 होता है, और आर का वैल्यू यहाँ पर आप 13/2 और गुने 7 निकाले हैं, तो आप इसको आप जोड़ घटाव कर लीजिए। तो यहाँ पर आप देखिएगा तो 7 से 7 कट जाएगा, एंड 2 से आप 22 को भाग दीजिएगा तो ये हो जाएगा 11, और अब 11 को 13 से गुना करना पड़ेगा। यहाँ पर 11 को 13 से गुना कीजिएगा, तो 11 को 13 से गुना कीजिएगा तो 13 का 13 3 देंगे, हाँ से लिखोगा 13 का 13 और 1 14, यानी कि अगर बात किया जाए तो आपको आंसर मिल जाएगा 143। 143 फाइनल क्या होगा, आंसर होगा। जो भी यूनिट होगा वो यूनिट आप क्या कर दीजिएगा, डाल दीजिएगा। चूँकि सीएम है तो ये भी सीएम में ही होगा, ठीक है, सीएम आंसर होगा। तो इस तरह से आप इस वाले क्वेश्चन को क्या कीजिएगा, बनाइएगा। हम बढ़ते हैं आगे, अगले चीज़ों को क्या करेंगे, हम समझने सीखने का कोशिश करेंगे। तो आप लोग 19 नंबर क्वेश्चन की ओर चलिए, जो कि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्या बोला गया है, 200 लट्ठों को ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है, सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे, यानी कि सबसे नीचे वाला पंक्ति ये है, इसमें कितने लट्ठे हैं, 20 लट्ठे हैं। उससे अगली पंक्ति में 19 लट्ठे, यानी कि ये वाला जो पंक्ति आपको दिख रहा है इसमें 19 लट्ठा है। अगली पंक्ति में 18 लट्ठे, यानी कि जो तीसरा पंक्ति दिख रहा है इसमें 18 लट्ठा है, इत्यादि। यानी कि ऐसे ऊपर ऊपर जैसे जैसे जाएगा एक एक कमता जाएगा। तो ये 200 लट्ठे कितनी पंक्ति में रखे गए हैं ये आपको बताना। यहाँ पर तो 3 पंक्ति ही आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन लट्ठे तो 200 है। ये एक घटाते घटाते ऐसे ऐसे ऊपर आपको भरना है, तो कितनी पंक्ति होगी ये आपको बताना, पहला काम। दूसरा काम, सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे होंगे ये भी आपको बताना। सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे होंगे ये भी आपको यहाँ पर क्या करना है, बताना है। तो हम चलिए इसको सॉल्व करते हैं। जब हम हल करने के लिए चलेंगे तो क्या करेंगे, ध्यान से देखने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहला जो है, पंक्ति में रखे गए लट्ठों का जो है ना, हम एपी बनाएंगे, लट्ठों के संख्या का एपी। तो लिखिएगा पंक्तियों में, बिल्कुल ठीक है, पंक्तियों में क्या लिखेंगे, पंक्तियों में रखे गए, पंक्तियों में रखे गए लट्ठों, या फिर हम लाठे लिख दे सकते हैं, लट्ठा ही लिखते हैं। लट्ठों का एपी लिख देते हैं, लट्ठों का एपी। तो देखिए यहाँ पर एपी क्या बनेगा, पहला पंक्ति में है 20 लट्ठे, उससे ऊपर वाले में है 19 लट्ठे, उससे ऊपर वाले में है 18 लट्ठे, और ऐसा सिस्टम ही चल रहा है जैसा कि इसमें बोला ही गया है कि पहला में 20, दूसरा में 19, तीसरा में 18, इस तरह से ये ऊपर बढ़ता ही जा रहा है। तो यहाँ पर जब आपको एपी मिल गया तो एपी की मदद से ए और डी निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे यहाँ आप बोलिएगा ए, तो ए कितना 20, ए कितना 20, आप डी भी निकाल लीजिए। तो डी होगा 19 - 20, यानी कि A2 - A1, तो यहाँ पर आपको डी मिल जाएगा -1। डी कितना मिल गया, -1। एवं यहाँ पर आपको SN दिया गया है, क्या दिया गया है, SN दिया गया है। तो लिखेंगे एवं SN बराबर, एवं SN जो है वो 200 है, यानी कि टोटल 200 लाठी हैं। टोटल कितने लाठी हैं प्यारे बच्चों, 200 लाठी हैं।
तो अब इसी के सूत्र का यूज करके हम आगे बढ़ेंगे तो n का मान मिलेगा। सॉल्व कीजिए एकदम मस्ती के साथ। सर Sn का जो सूत्र होता है वो होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, एंड दाहिने में जो 200 है वो होगा 200। अब आप आ जाएंगे जरा यहाँ आ जाते हैं, क्योंकि मान रखने में फिर दिक्कत ना होना चाहिए। यहाँ पर लिखेंगे, देखिए यहाँ पर एक सेकेंड आप नीचे नीचे लिखिएगा। कभी भी आप ऐसे बगल में मत लिखिएगा, हमेशा नीचे नीचे ही लिखिएगा। अगले पेज में जाना पड़े तो भी नीचे ही लिखिएगा। आप देखिए ध्यान से, n/2, n का तो मान हमें है नहीं तो हम n/2 ही लिखेंगे। अंदर में 2a है तो 2 गुने a का मान 20 प्लस n-1 तो n-1 ही रहेगा इंटू में d जो -1 है। अब दाहिने में देख लीजिए 200 है तो हम 200 लिखेंगे। फिर क्या होगा सर, तो देखिएगा यहाँ पर तो सिंपल सा बात जो यहाँ पर आपको समझना है वो n/2 रहने दीजिए। फिर कोष्ठ के अंदर देखिए, आप 20 को 2 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों 40। कितना हो जाएगा, 20 गुना हो जाएगा आपका 40, ये ऐसा ही 40 समझ लीजिएगा। फिर n को -1 से गुना कीजिएगा तो ये -n होगा। ठीक, -1 को -1 से गुना कीजिएगा तो +1 होगा। इसके बाद आप आगे बढ़िए, दाहिने में जो 200 है वो 200 लिख देंगे। फिर क्या होगा, तो फिर वही बात, ये जो 2 आपको दिखाई दे रहा है हम कोशिश करते हैं कि उस 2 को दाहिने भेज दिया जाए, तो उसको दाहिने भेजेंगे। अभी आप पहले यहाँ पर n लिख लीजिए एंड कोष्ठ के अंदर क्या चल रहा है उसको देखिए। तो कोष्ठ के अंदर आप देखिएगा तो बिल्कुल ठीक ही है। कोष्ठ के अंदर देखिएगा तो क्या आपको पता चल रहा है, कोष्ठ के अंदर जब आप देखिएगा तो ये 40 + 1 41 होगा, लेकिन माइनस जो n आपको दिखाई दे रहा है उसको हम पहले लिख लेते हैं। तो ये -n जो है वो -n पहले लिख लीजिए, 40 और 1 41 उसके आगे लिख देंगे 41। ठीक है, फिर दाहिने में जो भी चीज़ है उसको सेम टू सेम लिखेंगे, लेकिन ये जो 2 था बट्टा में, बट्टा के नीचे था, आगे जाएगा तो गुना हो जाएगा। सॉरी 2 होगा ना कि 20 होगा, तो ये 2 आगे जाके क्या हो गया, गुना हो गया। फिर हम आगे बढ़ेंगे, n इंटू माइनस n, सॉरी n को -n से गुना कीजिए। तो जब आप n को -n से गुना कीजिएगा तो यहाँ पर जो आपको मिलेगा वो -n² मिलेगा, -n²। फिर आप एक बात देखिए कि n से 41 को गुना कीजिएगा तो यहाँ पर आपको 41n मिलेगा। एंड दाहिने एक बार झांक लीजिए आप, 200 दूना कितना हो रहा है यहाँ पर, तो सर बोलेंगे 200 दूना हो रहा है 400। तो 200 दूना 400 को बाएं लाएंगे तो ये हो जाएगा -400। कितना हो जाएगा, -400 हो जाएगा। दाहिने में कुछ नहीं बचा, 0 बचा। आप इसमें से माइनस कॉमन ले लीजिए। माइनस कॉमन लेने का अपना फ़ायदा है कि क्या फ़ायदा देखने को मिलेगा यहाँ पर आपको। माइनस जब आप कॉमन लीजिएगा तो ये n² प्लस में हो जाएगा, माइनस में 41n होगा, ये प्लस हो जाएगा 400। एंड फिर आप दाहिने में 0 है तो 0 लिख दीजिए, एंड ये माइनस दाहिने भेजिएगा तो 0 के नीचे जाएगा तो माइनस, आप समझते हैं नहीं, ये 0 हो जाएगा। ये n² आपको दिख रहा है, अब आप n² लिख लीजिए, -41n और प्लस 400, प्लस कितना 400 बराबर 0। अब क्या करूं मैं, तो अब आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना है, इस वाले समीकरण को हल कीजिएगा तो आपको n का मान मिल जाएगा, यानी कि पंक्तियों की संख्या मिल जाएगी। n का मान यानी कि पंक्तियों की संख्या आपको जो है मिल जाएगी। तो चलिए सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर आपको करना काम ये है कि 400 गुने 1 करना है, क्योंकि हम इसको गुणनखंड विधि से हल करना चाहते हैं। तो n² के साथ कुछ नहीं तो 1 है, 1 को आप 400 से गुना कीजिएगा तो 400, और एक ऐसा गुणनखंड निकाले जिसको जोड़ करके 41 पूर्णा चाहिए। तो चलिए
41 पुराने के लिए आपको पता होगा कि ये 25 गुने 16 एक ऐसा गुणनखंड है। 25 गुने 16 हो जाएगा 400 और दोनों को जोड़िएगा तो हो जाएगा 41। तो 25 गुने 16 ऐसा गुणनखंड है 400 का जो जोड़ने पर 41 पड़ता है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर n² लिखेंगे। ये माइनस जो आपको दिख रहा है 41n, माइनस 41n जो, हाँ बिल्कुल ठीक है, माइनस 41n जो यहाँ पर आपको दिख रहा है इसको लिख लीजिए -16n, -16n और -25n और फिर प्लस 400 जो है वो 400 बराबर 0 रहने दीजिए। तो यहाँ पर आपको दिखेगा, क्या दिखेगा, सो देखिए यहाँ पर ये 25 और 16 के आधार पर ही हमने 41 को दो भागों में तोड़ा है। अब आप कॉमन ले लीजिए, n कॉमन लीजिएगा, यहाँ पर n कॉमन लीजिएगा तो n - 16 बचेगा। फिर यहाँ पर आप -25 कॉमन ले लीजिए, -25 कॉमन लीजिएगा तो ये n बचेगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 25 से 400 में भाग दीजिएगा तो मिलेगा 16, दाहिने में हो गया 0। अब आप प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर दोनों कोष्ठ में n - 16 दिख रहा है, उसमें से एक ले लीजिए, बाहर में n और ये -25 है उसको एक कोष्ठ में बंद कीजिए। तो चलिए आगे के स्टेप को हम कंप्लीट करते हैं। तो हम क्या करेंगे, जो बाहर में n - 25 है वो ले लेंगे, बराबर में लिख देंगे 0। अब आपको क्या करना है, दोनों को 0 के बराबर करना है, n - 16 बराबर 0 और n - 25 बराबर भी 0 करना है। तो इधर आपको n का जो वैल्यू मिलेगा वो 16 मिलेगा और इस साइड जो आपको n का वैल्यू मिलेगा वो मिलेगा 25। कितना मिलेगा, 25। तो याद रखिएगा ये वैल्यू हम नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि 25 बहुत ज़्यादा हो जाएगा। 25 क्या हो जाएगा, 25 इस समुच्च के लिए आपको पता होना चाहिए कि उपयुक्त नहीं है, क्योंकि ये सर्वाधिक जो है ऋणात्मक है। अगर हम 25 लेंगे तो माइनस में चला जाएगा बातें, ठीक है, क्योंकि पहला में 20 ही लेना है। पहला अगर पंक्ति में 20 लेना है और 25 को पंक्ति बना देंगे तो एक एक घटते जा रहा था, एक एक घटाते घटाते 25 तक जाएंगे तो -5 तक आ जाएगा। और चूंकि लट्ठियों की संख्या माइनस में नहीं हो सकती है, इसीलिए हम याद रखिएगा कि ये 25 वैल्यू जो है वो नहीं लेंगे। 25 वैल्यू क्या करेंगे, नहीं लेंगे। तो हम n का वैल्यू ये लेंगे तो आपको n का वैल्यू मिल गया, कितना, 16 मिल गया। यानी कि यहाँ पर जो आपको बोला गया था कि 200 लट्ठे कितनी पंक्ति में रखे गए हैं, तो 16 पंक्ति में रखे गए हैं। कितने पंक्ति में, 16 पंक्ति में 200 लट्ठों को रखा गया है, ये आप बोल सकते हैं। यानी कि n का मान आपको 16 मिल गया। तो लिखेंगे इसीलिए n बराबर 16, इसीलिए n बराबर 16, एक आंसर तो आपको 16 मिल गया। और अब आप समझ चुके हैं कि इस ढेरी में 16 पंक्ति हैं। कितने पंक्ति हैं, 16 पंक्ति हैं। दो तो दिखाई दे रहा है लेकिन टोटल है कितने, 16 पंक्ति हैं। एक चीज़ और बोला गया, सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं, सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं, ये आपको निकालने के लिए बोला गया। तो लिखेंगे इसीलिए सबसे ऊपरी पंक्ति, देखो भाई साहब, सबसे ऊपरी पंक्ति कौन सा पंक्ति है सर, 16वां पंक्ति होगा। 16वां पंक्ति यानी कि 16 नंबर पंक्ति होगा सबसे ऊपरी पंक्ति। तो इस AP का 16वां पद निकालना है, सीधा आप समझ लीजिए, इस AP का 16वां पद आपको निकालना है। आप बस इतना ही क्या कर लीजिए, समझ लीजिए। तो हम लिखेंगे इसीलिए सबसे ऊपरी पंक्ति में लट्ठों की संख्या बराबर, इसीलिए सबसे ऊपरी पंक्ति में सबसे ऊपरी पंक्ति, एक मिनट, सबसे ऊपरी पंक्ति
सबसे ऊपरी पंक्ति में लट्ठों की संख्या बराबर। तो लट्ठों की संख्या क्या होगा वहाँ पर सबसे ऊपरी पंक्ति में? तो सीधा आपको सबसे ऊपरी पंक्ति कौन होगा? 16वां पंक्ति होगा। तो आपको A16 निकाल लेना है। क्या निकाल लेना है? A16 निकाल लेना है। A16 का फॉर्मूला होगा A + 15D। अब आप A का मान बैठा दीजिए। तो A का मान आप देख लीजिए यहाँ पर कितना था, 20 था, और D का मान -1 था। तो ये 20 + 15 × -1। तो सॉल्व कीजिए। तो 20 तो 20 है, 15 को -1 से गुना कीजिएगा तो -15 होगा। यहाँ पर कितने हो जाएंगे सर? 5। यानी कि कितने लट्ठे देखने को मिलेंगे आपको सबसे ऊपर वाले पंक्ति में? सबसे ऊपर वाले पंक्ति में कितने लट्ठे होंगे? 5 होंगे। तो एक आंसर ये हुआ और एक आंसर आपका ये हो गया। इस तरह से आप इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन ही अब हम लोग क्या करेंगे करने वाइस। अरे भाई साहब ठीक, चलो तो ध्यान लगाइए, चलते हैं देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन को समझने का कोशिश करते हैं। यहाँ पर बात क्या है वो समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन समझिए। सबसे पहले आपको एक पेज तो भाई साहब पूरा लंबा चौड़ा क्वेश्चन ही दे रखा है ना, जबकि ये है बहुत ही सिंपल। ये आलू दौड़ प्रतियोगिता है, समझ लीजिए सीधी सी बात, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि हमारे टाइम पर भी स्कूल में प्रतियोगिता यानी कि कंपटीशन हुआ करता था। हमारे टाइम पर जो कंपटीशन था वो जलेबी दौड़, सेब दौड़, इस टाइप का प्रतियोगिता हुआ करता था। आगे सामने में जलेबी जो है धागे से लटका दिया जाता था एंड बच्चों को क्या किया जाता था, 10 बच्चे या फिर जितने भी पार्टिसिपेट करते हैं उसमें सभी बच्चों का हाथ पीछे बांध दिया जाता था और दौड़ करके जो जलेबी खा करके सबसे पहले आएगा वही विनर होगा, ऐसा सिस्टम हुआ करता था। लेकिन यहाँ पर आलू दौड़ प्रतियोगिता है। आप लोगों के स्कूल में कौन कौन सा कंपटीशन मतलब होता है वो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि एक आलू दौड़ में, कैसा भाई साहब, आलू दौड़ में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है। देख सकते हैं कि शुरू में यहाँ पर एक बाल्टी रखा हुआ है जो पहले आलू से 5 cm की दूरी पर है। यहाँ पर रखा गया है पहला आलू, मान लीजिए रखा गया होगा पहला आलू। तो बाल्टी से पहला आलू का जो दूरी है वो 5 मीटर है तथा अन्य आलुओं को एक सीधी रेखा में परस्पर 3 मीटर की दूरियों पर रखा गया है। अब आगे जितना भी आलू होगा उस सभी 2 आलुओं के बीच का डिस्टेंस 3-3 मीटर होगा। यहाँ से देखिए पहला आलू से दूसरा आलू के बीच में 3 मीटर, दूसरा आलू से तीसरा आलू के बीच में 3 मीटर, फिर आगे प्रत्येक आलू के बीच में 3-3 मीटर का गैप रखा गया है। इस रेखा पर 10 आलू रखे गए। भाई साहब कितने आलू हैं? 10 आलू हैं। ये 10 नंबर आलू रहा होगा, 10 आलू हैं। आप फिगर में देख सकते हैं ऐसा बोला जा रहा है। आपको बोला गया है क्या, ये तो क्वेश्चन था, मतलब क्या है क्वेश्चन वो यहाँ तक बोल दिया गया। अब आगे समझने वाला बात होगा। आगे बोल रहा है कि प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलना प्रारंभ करती है। सभी बच्चे जो है बाल्टी से ही चलना प्रारंभ करेंगे। यहाँ से बाल्टी से चलना प्रारंभ करती हैं, निकटतम आलू को उठाती हैं, उसे लेकर वापस आकर बाल्टी में डालती हैं। दूसरा आलू उठाने के लिए वापस दौड़ती हैं, उसे उठाकर वापस बाल्टी में डालती हैं और वह ऐसी तब तक करती रहती हैं जब तक वह सभी आलू बाल्टी में न आ जाए। क्या किया भाई साहब, पहला आलू यहाँ पर है, वो चलना शुरू करेगी यहाँ से, फिर यहाँ आएगी, आलू उठाएगी और फिर दौड़ के जाएगी बाल्टी में डाल देगी। फिर दूसरा आलू यहाँ पर है, इसको उठाने के लिए क्या करेगी, ये बाल्टी से फिर से क्या करेगी, दौड़ के आएगी, फिर आलू उठाएगी और फिर दौड़ करके बाल्टी में जाके डाल देगी। फिर तीसरा आलू यहाँ है,
तो वो बच्ची यहाँ से आएगी दौड़ करके, आलू तीसरा वाला उठाई, फिर लेकर के दौड़ करके चली गई। तो ऐसा सिस्टम है, ऐसा नहीं है कि आप एक ही बार आएंगे, इसको उठा लिए, इसको उठा लिए, इसको उठा लिए, सबको उठा करके एक ही बार दौड़ जाएंगे, ऐसा नहीं। जितना आलू है उतना बार आपको आना पड़ेगा बाल्टी से आलू तक। अब बाल्टी में डालती है और वह ऐसा तब तक करती है जब तक आलू चला ना जाए। तो इसमें प्रतियोगी को कुल कितनी दूरी दौड़नी पड़ेगी ये बताना है। 10 आलू है, 10 बार बाल्टी से आलू तक आना होगा और फिर बाल्टी तक जाना होगा। तो इस पूरे प्रतियोगिता में जो प्रतियोगी होंगे उसको कितनी बार दौड़कर आना पड़ेगा, कितनी दूरी दौड़नी पड़ेगी ये बताना है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ बात समझने की कोशिश कीजिएगा। बताइए, पहला आलू यहाँ पर रखा गया है। अगर कोई बच्ची आती है, कोई बच्ची क्या करती है, आती है और पहला आलू को उठा करके बाल्टी में डालना चाहती है, तो इसको पहले बाल्टी से आलू तक आने में 5 मीटर चलना पड़ा और फिर आलू को उठाएगी और उठा के लेके जाएगी, बाल्टी में डालेगी, तो फिर 5 मीटर चलना पड़ा। तो पहला आलू को उठाकर डालने में कितना मीटर चलना पड़ेगा भाई साहब, 10 मीटर। फिर यही काम दूसरे आलू के लिए भी करना होगा, यही काम दूसरे आलू के लिए भी करना होगा। दूसरा आलू यहाँ पर है, अब यहाँ पर लड़की खड़ी है बाल्टी के पास, फिर बाल्टी से दौड़ के आएगी दूसरे आलू तक। तो दूसरे आलू तक आने में कितना दूरी चलना पड़ा, तो सर 5 और 3 8 मीटर दूरी चलना पड़ा। फिर ये आलू उठाएगी और दौड़ के बाल्टी तक जा कर के रखेगी, तो जाने में कितना दूरी चलना पड़ा, 8 मीटर। यानी कि दूसरा आलू को उठाकर रखने में कुल कितना मीटर दूरी चलना पड़ा सर, तो 8 8 16 मीटर दूरी चलना पड़ा दूसरा आलू को उठा करके रखने में। फिर तीसरा आलू का भी सिस्टम यही होगा, तीसरा आलू का भी सिस्टम प्यारे बच्चों यही होगा, ठीक है। तो तीसरा आलू का जो सिस्टम है वो क्या होगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। तीसरा आलू भाई साहब है यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। अब तीसरा आलू उठाने के लिए आएगी, यहाँ से पहले वो यहाँ आएगी आलू के पास। तो बाल्टी से तीसरा आलू तक चलने में कितना दूरी तय करना पड़ा उसको, तो सर 5 3 8 और 3 11 मीटर। यहाँ से यहाँ तक आने में 11 मीटर इसको चलना पड़ा। और फिर आलू उठा के लेके दौड़ के जाएगी, बाल्टी में रखेगी, तो जाने में भी इसको 11 मीटर चलना पड़ा। तो 11 11 22 मीटर इसको चलना पड़ा तीसरा आलू को उठा करके रखने में। और ये सिस्टम ऐसे ही 10 आलू तक चलता रहेगा। कितने आलू तक चलता रहेगा, 10 आलू तक ऐसा ही क्या होता रहेगा, चलता रहेगा। ये आपको समझना है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो ये एक एपी के जैसे बन रहा है। किसके जैसे बन रहा है, एपी के जैसे बन रहा है, ठीक है। तो हम अब इसी से रिलेटेड, तो आपको एपी मिल जाएगा। अगर प्रत्येक आलू को उठाकर दौड़ने में तय की गई दूरी का एपी आप बनाने का कोशिश कीजिएगा, तो कुछ ऐसा ही एपी क्या होगा, बनेगा। अब हम इसको आगे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो अब आप ध्यान लगाइएगा, हल्का 1 मिनट आप ब्रेक दे दीजिए, हल्का पानी पी लेते हैं हम। तो चलिए अब जो है इसको हम लोग जो है हल करेंगे। जब वह हल करेंगे तो सबसे पहले जो एपी प्राप्त हुआ है उसको क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे। तो लिखिएगा यहाँ एपी, यहाँ एपी बराबर, ये एपी किस चीज़ का है, तो प्रत्येक आलू को उठा करके बाल्टी में रखने में तय किया गया दूरी का एपी है। तो एपी देखा जाए तो पहला आलू को उठाकर रखने में 10 मीटर चलना पड़ा था, दूसरा आलू को उठाकर 16 मीटर और 22, ये इतना दूरी तय किया गया था। तो 10 16 22 आपका क्या है, एपी है। 10 16 22 डॉट 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 ये एपी है, ठीक है। मतलब आलू को उठा करके रखने में दूरी तय किए गए, जो प्रत्येक आलू को उठा करके तय रखने में जो दूरी तय किया गया उसका एपी है ये। और जब आपको यहाँ पर एपी मिल गया तो आप यहाँ से बहुत सारे चीज़ जो है निकाल सकते हैं। तो इसीलिए आप ए निकाल सकते, बताइए ए कितना, यानी कि प्रथम पद। तो प्रथम पद यहाँ पर डी है, 10 है, और डी भी आप निकाल सकते हैं, A2 - A1। तो A2 यहाँ पर आपका 16 है, 16 - 10 करेंगे तो आपको मिल जाएगा 6। एवं आप जो है एक चीज़ बोल सकते हैं कि n का वैल्यू यहाँ पर 10 है। बोलिए क्यों सर,
n का वैल्यू 10 कैसे आपको पता चला? तो देखिए, पहला आलू को उठाकर रखने में 10 मीटर चलना पड़ा, दूसरा आलू को उठाकर रखने में 16, तीसरा को 22। इस तरह से ये कितने आलू को उठाकर रखेंगे? 10 आलू को उठाकर रखना है। क्वेश्चन में आप देख भी सकते हैं कि 10 आलू को उठाकर रखने की बात करी जा रही है। 10 आलू रखे गए हैं, तो 10 आलू रखेंगे तो 10 बार दौड़ना पड़ेगा, यानी कि n का वैल्यू हम 10 बोल सकते हैं। तो अब हमें यह ज्ञात करना है कि एक प्रतियोगी को कितना दूरी दौड़ना पड़ेगा, कुल कितना दूरी क्या करना होगा? दौड़ना पड़ेगा। तो चलिए, कुल कितना दूरी दौड़ना पड़ेगा ये निकालने के लिए क्या करना होगा? इस AP का योग निकाल लीजिए। तो लिखेंगे इसीलिए SN बराबर, क्या लिखेंगे? SN बराबर सूत्र होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d होता है। तो आप मान बैठाइए, n का मान 10/2 इंटू 2a, तो 2 इंटू a करेंगे। a का मान कितना? तो सर a का मान 10 है, प्लस है तो प्लस n-1, n का मान 10 इंटू d का मान यहाँ पर आपको मिल जाएगा 6। फिर क्या होगा? तो आप यहाँ पर देखिए कि 10 को 2 से भाग दीजिएगा तो मिल जाएगा 5, 2 से इस 10 को भाग दीजिएगा तो कितना मिलेगा? 5 मिलेगा। तो फिर हम क्या करेंगे आगे, ज़रा देखने का आप लोग भी कोशिश कीजिएगा। ये 5 है तो 5 लिख देंगे, कोष्ठ के अंदर देखिए 10 दूना हो जाएगा ये 20, प्लस है तो प्लस लिख लीजिए। फिर 10 में से 1 घटाइएगा, 10 में से 1 घटाइएगा तो ये मिल जाएगा आपको 5। 10 में से 1 घटाइएगा तो कितना मिलेगा? सॉरी, यहाँ पर 1 घटाना, 10 में से तो 9 मिलेगा। 10 में से 1 घटाइएगा तो कितना मिलेगा? 9, और 9 को गुना कर दीजिए 6 से, तो आगे आप देख पाइएगा क्या है। ये 5 है तो 5 रखिए, कोष्ठ के अंदर आपका 20 प्लस 54 होगा। 9 छक्के 54 होता है, फिर 5 कोष्ठ आइएगा तो गुना 54 और 20 हो जाएगा 74। 74 को 5 से गुना कर दीजिए, तो 74 को जब आप 5 से गुना कीजिएगा तो 5 चौके 20 का 0 हो जाएगा, हासिल 2, 7 5 35 और 2 37, यानी कि 370 मीटर फाइनल आंसर होगा। यानी कि 370 मीटर दूरी उस प्रतिभागी को दौड़ना पड़ेगा। तो ये चीज़ें आप यहाँ से समझ सकते हैं। आशा करते हैं कि यहाँ तक आप लोगों को आराम से समझ में आया होगा। जितना ही बड़ा आपको लग रहा था उतना ही छोटा करके हमने इसे क्या कर दिया है, बना दिया है। अब हम प्यारे बच्चों मिलेंगे आपसे अगले क्लास में और इसका ऑब्जेक्टिव करेंगे, और इस तरह से आपका ये चैप्टर ही क्या हो जाएगा, पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो चलिए आज के लिए इतना ही रखेंगे। थैंक यू सो मच, गुड बाय, टेक केयर। आप लोग ऐप डाउनलोड नहीं किए हैं तो ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा, एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब, इंस्टाग्राम आप टेलीग्राम वगैरह वगैरह ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके, गुड बाय, टेक केयर।